सेवन्थ क्लास। आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण भूगोल की पाठ्य पुस्तक के छठे पाठ प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन को पढ़ेंगे। तो ये सलीमा है, वो अपने ग्रीष्म शिविर में से अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली गई है और उसे याद आ रहा है कि जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो स्थलाकृतियाँ ज़मीन के आकार और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे गायब हो रहे थे और पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे थे। उन्हें पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उनका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन यानी हमारे वहाँ जो बुरांश जो हमारा राज्य वृक्ष भी है, फूल थे। और मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में भूमि छोटी छोटी घास और कुछ समय बर्फ से ढकी थी। तो सलीमा के अवलोकन से उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ज़मीन की ऊंचाई होती है और वनस्पति होती है एक दूसरे से संबंध रखते हैं और ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में बदलाव आता है, प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है और प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि जो होती है वो तापमान और नमी पर निर्भर होती है। इसके अलावा ढाल या मिट्टी की परत की मोटाई पर भी निर्भर होती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की समघनता, घनेपन में और प्रकार में भी अंतर होता है। और आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति 3 मुख्य श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है। वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान या परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। फिर एक घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क यानी सूखे क्षेत्रों में पैदा होते हैं जहाँ पानी बहुत कम होता है, वर्षा बहुत कम होती है। तो सलीमा हिमालय की यात्रा काल में पिता को बताती है और उसके पिता जो है विश्व के विभिन्न जगहों पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ और आर्द्र जहाँ नमी होती है उन प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई जानकारी ली। वो समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। तो भूमध्य रेखा तो जानते ही हैं जो पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों उनके गुणों एवं प्रवास करने वाले वन्यजीवों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वन तो देखिए ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्ण यानी कि गर्म यानी कि जो गर्म क्षेत्र में होते भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर और मकर रेखा की ओर। तो ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो फेफड़े जिस तरह से ऑक्सीजन हवा को लेते हैं और शुद्ध करके पूरे शरीर में फैलाते हैं उसी तरह से ये जो वृक्ष सदाबहार वन है ये भी क्या करते हैं, पृथ्वी की जो हवा है, ऑक्सीजन है, तो पृथ्वी की उस ऑक्सीजन देकर क्या करते हैं पृथ्वी के पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। और इसी तरह से तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय किसी भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाती, चादर सी बन जाती, बहुत घने हैं। आमतौर पर यहाँ वृक्ष दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आपनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। एनाकोंडा जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। तो ये उष्णकटिबंध है, देखिए ये जो इसके ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, तो इतना जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध। तो देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए सूखे मौसम में, जाड़ों के मौसम में जो यहाँ के वृक्ष होते हैं वो पत्तियों को झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। तो देखिए भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन जो है वो
उत्तर पूर्व भारत, असम, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में पाए जाते हैं। और शीतोष्ण जो पर्णपाती वन हैं वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। भारत में वन जो है अधिकतर जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण यानी कि जहाँ पर शीत भी है, उष्ण भी है, ठंडा भी और गर्म है। तो सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस के थोड़ा मुलायम होते हैं। तो ये सब जानवर हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ऐश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीसेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो अब है भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं, अलग हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अधिकतर यूरोप, अफ्रीका में, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। तो भूमध्य सागर की जैसी जो परिस्थितियां हैं या जलवायु हैं वो जहाँ पर पाई जाती हैं वहाँ पर उनको भूमध्य सागरीय वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू और सिट्रस फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया। यहाँ वन्य जीवन बहुत कम है। देखिए, भूमध्य सागरीय वृक्ष जो है वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छालें एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, यानी वाष्पीकरण जो भाप निकलती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फल उद्यान भी कहा जाता है। फिर है शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। तो रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज़ बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। पैकिंग के लिए बक्से। चीड़, देवदार आदि वन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब है घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा की किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। और अफ्रीका का जो सवाना घास स्थल है वो ऐसी है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। फिर है शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों, महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश जो हैं वो भारत में राजस्थान का इलाका है। अफ्रीका में भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम क्या है आप जानते हैं? वो है थार का रेगिस्तान। रेगिस्तान के कुछ जानवर जैसे ऊँट हैं, सबसे मुख्य तो ऊँट है। अच्छा, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डॉन। रेगिस्तान में ऊँट के अलावा घोड़े, भेड़, बकरियां पशु पाए जाते हैं। इसके अलावा लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप एवं छिपकलियाँ आदि भी पाई जाती हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं। केवल काई, लाइकिन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप,
एशिया में उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर या मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वॉलरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। तो सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। चित्रों में उसने देखा कि लोग वृक्षों को काट कर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि जो स्थानीय लोग वहाँ उस स्थान के लोग हैं कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। तो वो सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो फिर वो जंगल के जीव कहाँ जाएंगे, ये फिर से क्या ऐसे बन पाएंगे। अगर ऐसे ही लोग काटते रहे पेड़ों को तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जल वाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि नहीं मिल पाएंगे। तो वास्तव में आप सब सहमत होंगे इन चीज़ों से कि जितना हम जंगल को काट रहे हैं उतना मनुष्य को ही परेशानी उठानी पड़ रही है। तो हमें कम से कम पेड़ों को काटना चाहिए जिससे वन्य जीवों को भी अपना आवास मिल सके, वन्य जीवों को अपने रास्ते मिल सकें, क्योंकि उनके रास्ते जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर वो अपने रास्ते में आने वाले लोगों को बहुत परेशान करते हैं या नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जंगलों को कम से कम काटें, वन्य जीवों का भी हम सोचें ताकि वो आराम से रह सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।